पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि घोस्ट सेक्ट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता है। इस वजह से घोस्ट सेक्ट के जो साथी होते हैं, जो सभी अलग अलग सेक्ट से आते हैं, वो लोग वहां पर आकर जमा हो गए होते हैं ताकि जिसने भी घोस्ट सेक्ट को बर्बाद करने की कोशिश की है उसे सबक सिखा सके। जिसके बाद वो सारे के सारे लोग वहां से बाईचन के सेट के पास ही आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि घोस्ट सेक्ट को बर्बाद करने के पीछे इन लोगों का ही हाथ है। लेकिन वो लोग वहां पर कुछ कर पाते इससे पहले बाईचन ने अपने सिस्टम की पावर का इस्तेमाल करते हुए इतना खतरनाक अटैक उन सभी के ऊपर कर दिया था कि वो सारे के सारे लोग बस एक सेकंड के अंदर ही मारे जाते हैं, जिस वजह से बाईचन का सेट पूरी तरह से बच जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बाईचन सभी लोगों से कह रहा होता है, अगर लड़ाई करने आती नहीं तो मेरे सामने मत आया करो, वरना तुम लोगों का ऐसा ही हाल होगा। तभी वहाँ पर वो मास्टर भी आने लगता है, जो ये सारी चीजें देखकर एकदम ज्यादा हैरान था। वो खुद में कह रहा होता है, लगता है जिस जगह की तलाश में मैं था वो जगह मुझे मिल चुकी है, मैं यहाँ पर आकर तो इस सेट को ज्वाइन करके ही रहूंगा। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिस वजह से वो बाईचन के सामने ही आकर गिरता है। ये देखकर तो सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि अरे ये कौन है, और डायरेक्ट आते हुए बाईचन के चरणों में आकर गिर गया। कहीं हमारे मास्टर का भक्त तो नहीं, हमारे मास्टर तो है ही ऐसे। साथ ही बाईचन की जो सिस्टम होती है उससे कह रही होती है, तुमने यहाँ पर बदमाशों से अपने सेट को बचा लिया, इस वजह से तुम्हें एक रिवॉर्ड दिया जाता है, और ये रिवॉर्ड ये होगा कि तुम्हें एक स्पिरिचुअल बीस्ट गार्डन मिलेगा। एक बार अगर तुम उसके अंदर चले जाओ तो वहां जाने के बाद तुम्हें बहुत ही सारे स्पिरिचुअल बीस्ट दिखाई देंगे, जिन्हें तुम एक पेट की तरह अपने पास रख सकते हो, जो आगे चलकर तुम्हारी मदद करेंगे। जो सुनकर तो बाईचन भी खुश हो जाता है कि चलो उसे एक अच्छा रिवॉर्ड मिला। तो वहीं वो मास्टर जिसका नाम वानफू था, वो वहाँ पर बाईचन से कह रहा होता है, मैं यहाँ पर सारे लोगों की मदद करने के लिए आया हूँ, मुझसे जो हो सकेगा मैं यहाँ पर मदद करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये भी डर लग रहा होता है कि कहीं बाईचन उसे यहाँ पर एक मास्टर की बजाय एक डिसाइबल की तरह ही ना अपॉइंट कर ले। ऐसा हुआ तो उसे अपने से छोटे उम्र के बच्चों के साथ डिसाइबल बन के इस सेट में रहना पड़ेगा। लेकिन तब भी वो यहाँ पर इस चीज के लिए तैयार हो जाता है कि अगर यहाँ पर बाईचन मुझे डिसाइबल की तरह ही रखना चाहे तब भी मैं यहाँ पर ज्वाइन होऊंगा, क्योंकि बाईचन जैसा पावरफुल बंदा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। वो तो सच में एक जीनियस है, जीनियस। लेकिन तब बाईचन उसे वहां पर कहता है, अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक एल्डर बना देता हूँ, आज से मैं इस सेट का हेड मास्टर रहूंगा और आप मास्टर रहेंगे। आप सारी की सारी चीजें यहाँ के सभी डिसाइबल को सिखाएंगे, और अगर आपको कुछ चीज में डाउट लगता है तो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वैसे भी मुझे बहुत सारे काम रहते हैं और हर टाइम तो मैं अपने डिसाइबल के छोटे मोटे सवालों का जवाब नहीं दे सकता, इसलिए इस काम के लिए मैंने आपको यहाँ पर अपॉइंट कर लिया है। आगे से जिस भी डिसाइबल को कल्टीवेशन करने के दौरान थोड़ी भी परेशानी होगी, आप उसकी मदद करना, उससे कल्टीवेशन पूरा करने में भी मदद कर देना। जो सुनकर तो सारे लोग एकदम हैरान और खुश हो जाते कि चलो उन्हें वहां पर एक मास्टर तो मिला। वो अपने बाईचन मास्टर को ना परेशान करते हुए इसी मास्टर को परेशान करेंगे, ताकि वो उनकी कल्टीवेशन के दौरान हर टाइम मदद करते रहे। साथ ही वानफू को यहाँ पर ज्वाइन करने की वजह से बाईचन की सिस्टम उससे कहती है, तुमने यहाँ पर एक मास्टर को अपॉइंट कर लिया, जैसे कि मैंने तुम्हें एक मिशन दिया था, और इस मिशन को पूरा करने के बदले तुम्हें एक स्पिरिचुअल ग्रास दी जाती है, जिसका इस्तेमाल तुम कल्टीवेशन पावर बढ़ाने में मदद कर सकते हो किसी की भी। जिसके बाद वानफू बाईचन से कह रहा होता है, मैं तो अभी काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन मेरी जितनी भी लाइफ बची है मैं पूरी की पूरी लाइफ आपको समर्पित करता हूँ। मैं अपने आखिरी दम तक के यहीं पर रहूंगा और यहाँ के सारे लोगों की मदद करने की कोशिश करूंगा। जिस पर बाईचन कहता है, अब से आप यहाँ के मास्टर बन चुके हैं और आपके पास थोड़ी सी लाइफ रहे, मैं इस चीज पे विश्वास नहीं रखता, मैं अभी यहाँ पर आपको हजारों सालों की लाइफ दे देता हूँ। जिसके बाद उसने उसी स्पिरिचुअल ग्रास का इस्तेमाल करते हुए जो उसकी सिस्टम ने अभी उसे दिया था, वानफू की पावर को बढ़ाना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसके अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकलने लग गया था। और अब यहाँ पर बूढ़े होने के बाद जहाँ उसकी थोड़ी सी लाइफ बची हुई थी, अब वानफू के बाद कम से कम 1000 साल की और लाइफ आ गई होती है। वो 1000 साल तक के जिंदा रहेगा यहाँ, बिल्कुल जैसे कि मॉडल की तरह। ये देखकर तो उसे यकीन ही नहीं होता कि आखिर यहाँ पर बादशाह ने इतनी आसानी से उसे इतने सालों की लाइफ कैसे दे दी। ये तो बिल्कुल कमाल की बात है। मेरे अंदर के सारे मेरिडियन पूरी तरह से अनलॉक हो चुके हैं, जो कि एक 18-20 साल के लड़के के अंदर होते हैं जो नया नया कल्टीवेशन करना स्टार्ट करता है। मेरी बॉडी के अंदर भी इतनी ज्यादा पावर आ चुकी है, ये देखकर तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर बादशाह वानफू से कह रहा होता है, एल्डर क्या आप मुझे छोटी सी चीज सिखाने में मदद करेंगे, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही। वो वहाँ पर कल्टीवेशन करने के बारे में ही वानफू से पूछ रहा होता है, ताकि वानफू से किस तरह से कल्टीवेशन किया जाता है वो सिखा सके। लेकिन वानफू से कह रहा होता है, अरे हेड मास्टर, आप यहाँ पर मुझसे इतनी छोटी मोटी चीजें पूछकर मुझे ही शर्मिंदा कर रहे हैं। ऐसी छोटी मोटी चीजें बताकर मैं क्या ही करूंगा, इसलिए आप मुझे यहाँ पर ज्यादा शर्मिंदा ना करें, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो देखकर तो बेचारा बादशाह वापस से परेशान हो जाता है कि यार मैंने इतनी मुश्किल से तो यहाँ पर इस एल्डर को ज्वाइन किया था, लेकिन ये भी मेरी मदद
नहीं कर रहा कल्टीवेशन करने में। दूसरी तरफ हम एक सेट का सीन देखते हैं जहाँ के आसमान पे एक पोर्टल बन रहा होता है जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा पावर निकल रही थी। ये देखकर वहाँ पर खड़े लोग कह रहे होते हैं लगता है यहाँ पर एलियन आ रहे हैं, ये दुनिया बर्बाद होने वाली है, हम सब अब यहाँ से एलियन के गुलाम हो जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरा आदमी भी खड़ा होता है जिसके पास डेस्टिनी कंपास था। वो उसका इस्तेमाल करते हुए देखने की कोशिश करता है कि यहाँ पर कौन आ रहा है, जिस वजह से उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो तियान्युन सीक्रेट रेल्म अपीयर होने वाला है। ये जानकर तो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि तियान्युन सीक्रेट रेल्म वो तो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस जगह है, वहाँ पर जाने का मौका तो किसी को भी जल्दी नहीं मिलता। दूसरी तरफ वान फू बाइचेन के पास आकर उसे बता रहा होता है कि मैंने खबर सुनी है तियान्युन सीक्रेट रेल्म अपीयर होने वाला है, अगर एक बार कोई वहाँ पर चला जाए तो उसे वहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर मिल सकते हैं। वहाँ पर काफी सारी स्पिरिचुअल चीजों को रखा गया है जो कि आगे चलकर किसी भी डिसाइपल की कल्टीवेशन करने में बहुत ज्यादा मदद करती है, इसलिए हमें वहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन वहाँ पर जाने के पहले हमें एक कंपटीशन लड़ना होगा, जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे ही वहाँ पर जाने का मौका मिलेगा। वहाँ पर सिर्फ 500 लोग जा सकते हैं, इसलिए हमारे भी डिसाइपल को वहाँ पर भेजना चाहिए ताकि हम भी वहाँ पर जाकर कुछ स्पिरिचुअल चीजें हासिल कर सके, जिसके बाद तो वो चीजें हमारे सेक्ट में आ जाएगी और इस वजह से हमारा सेक्ट पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। ये सुनकर बाइचेन वान फू को अपने पास बुलाते हुए कहता है क्या तुम्हें दिख रहा है कि मेरे हाथ में क्या है? जिसे देखकर वान फू कहता है ये तो एक छोटा सा कछुए का बच्चा है। लेकिन बाइचेन उससे कह रहा होता है अपनी आंखें खोलो और घूर के देखो इसे कि क्या है ये। तब वान फू जैसे उसे घूर के देखता है उससे पता चलता है कि ये तो एक स्पिरिचुअल टर्टल है जिसका फेस ड्रैगन का है और बाकी पूरी की पूरी बॉडी टर्टल की है। वो बाइचेन से कह रहा होता है आखिर इतना पावरफुल और मिथिकल बीस्ट यहाँ पर कैसे आ सकता है, ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा, मुझे तो नहीं लगता कि ये वही पावरफुल मिथिकल बीस्ट होगा। जिस पर बाइचेन कहता है तुम्हें ये छोटा दिखाई दे रहा है ना, रुको अभी बताता हूँ कि आखिर ये कितना बड़ा है। जिसके बाद वो उस टर्टल को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर डाल देता है और जैसे ही वहाँ पर वान फू को लेकर आता है, वान फू को वहाँ पर वो टर्टल इतना बड़ा पावरफुल दिखाई देता है कि जिसकी तो कोई हद ही नहीं थी। ये देखकर तो वान फू भी हैरान रह जाते हैं कि अब तो उसे यकीन हो चुका था ये वही पावरफुल मिथिकल बीस्ट है। जिसके बाद वो बाइचेन से कह रहा होता है लगता है मुझे यहाँ पर थोड़ी सी गलत फहमी हो गई कि हमारे सेट में पावरफुल चीजें नहीं है, लेकिन इस पावरफुल मिथिकल बीस्ट को देखकर तो मुझे यकीन हो चुका है कि हमारे सेट के पास बहुत सारी खास चीजें हैं, हमें और किसी भी तरह की खास चीजों की यहाँ पर जरूरत नहीं है। जिस पर बाइचेन उससे कह रहा होता है तुम तो कह रहे थे ना कि हमारे सेट को कोई खास चीजों की जरूरत है, इसलिए हमें उस कंपटीशन में जाकर लड़ना चाहिए। लेकिन वान फू कहता है नहीं नहीं हेडमास्टर, मैं तो यहाँ पर मजाक कर रहा था, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, आप यहाँ से जा सकते हैं, आप आराम से यहाँ पर बैठिए और आपको जो करना है वो करिए। जिसके जाने के बाद बाइचेन सोच रहा होता है कि उस कंपटीशन में तो मैं नहीं जाने वाला, वहाँ पर न जाने कितने सारे लोग आएंगे और वहाँ पर अगर मुझे किसी से लड़ना पड़ गया तो सबके सामने मेरी सच्चाई आ जाएगी कि मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा लूजर हूँ, इसलिए मैं उस कंपटीशन में बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। जिसके बाद वो वहाँ पर एक गार्डन में आ जाता है ताकि यहाँ पर वो स्पिरिचुअल गार्डन को अपीयर कर सके, जो रिवॉर्ड उसे अभी उसकी सिस्टम ने दिया था, इसलिए उसकी सिस्टम वहाँ पर उस स्पिरिचुअल गार्डन वाला रिवॉर्ड बाहर निकाल देती है। तब बाइचेन को वहाँ पर एक दरवाजा दिखाई देता है जिसके अंदर जाने के बाद ही वो स्पिरिचुअल गार्डन में पहुंच जाएगा। वो अंदर जैसे ही जाता है उसे वो जगह काफी अजीब दिखाई देती है। उसकी सिस्टम उससे कह रही होती है ये जगह बहुत ही ज्यादा खास है, यहाँ पर आपको कई सारे पावरफुल मॉन्स्टर और बीस्ट मिलेंगे जिन्हें आप एक पेट की तरह रख सकते हैं, आपको उन्हें बड़ा करना होगा, उसके बाद वो आपकी मदद करेंगे। तभी बाइचेन को सामने एक मुर्गा दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था, बिल्कुल हाथी के जैसा। ये देखकर तो बाइचेन भी एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है कि आखिर ये मुर्गे हाथी जैसे क्यों हो गए, जरूर इनकी मम्मी का हाथी के साथ कोई रिलेशनशिप होगा जिस वजह से ये मुर्गे हाथी के जैसे पैदा हो गए। वो उन्हें वहाँ पर जाकर पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन उन्हें तो वहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा था, इसलिए अब वहाँ पर सारे के सारे मुर्गे मिलकर बाइचेन को पीटना शुरू कर देते हैं कि आखिर उसने उनकी मम्मी के बारे में ऐसा बुरा भला क्यों कहा। बाइचेन वहाँ से बचने की कोशिश करता है लेकिन वो मुर्गे तो उसे छोड़ ही नहीं रहे थे, इसलिए बाइचेन अपनी सिस्टम से कह रहा होता है मुझे यहाँ पर आकर बचा लो वरना तो मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। उसकी सिस्टम उससे कहती है अगर तुम्हें यहाँ पर बचना है तो मैं सिर्फ एक शर्त पे तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हें उस कंपटीशन में जाना होगा, उसे जीतना होगा, उसके बाद तियान्युन सेक्ट में जाकर वहाँ की पावरफुल और मिस्टीरियस चीजों को हासिल करना होगा जिस बारे में मास्टर वान फू कह रहा था, उसी के बाद मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने वाली हूँ। तब ना चाहते हुए बेचारे बाइचेन को वहाँ पर उसका ये मिशन मानना पड़ता है, इस वजह से उसकी सिस्टम उसे वहाँ पर उन मुर्गे को चंगुल से बचा लेती है। जिसके कुछ देर बाद बाइचेन अपने सेक्ट में आकर बैठा होता है जहाँ उसका थोपड़े की बुरी हालत हो चुकी थी क्योंकि उन मुर्गों ने उसे बहुत ज्यादा पीटा था। वो अपनी सिस्टम से कह रहा होता है तुम दुनिया की सबसे घटिया सिस्टम हो, तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया और मुझे इतना खतरनाक वाला टास्क दे दिया, आखिर अब मैं वहाँ पर जाकर मार्शल आर्ट कंपटीशन कैसे लड़ सकता हूँ। मुझे तो मेरे डिसाइपल भी यकीन नहीं कि वो वहाँ पर जाकर उस कंपटीशन को लड़ भी पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि वो लोग तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, इसलिए मैं ये मिशन को नहीं करने वाला, इस मिशन को खत्म कर दो। लेकिन तब वहाँ पर उसकी सिस्टम उससे कहती है अगर तुम इस मिशन को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हारे डिसाइपल के सामने मैं वो वीडियो प्ले कर दूंगी जब मुर्गे तुम्हें बहुत बुरी तरीके से पीट रहे थे। इस पर बाइचेन कहता है नहीं नहीं ठीक है मैं जा रहा हूँ अपने डिसाइपल को समझाने के लिए कि हम उस कंपटीशन में जाने वाले हैं। जिसके बाद बाइचेन अपने सारे के सारे डिसाइपल को अपने सेट के अंदर बुलाता है जहाँ पर उसने अपने चारों की चारों तरफ धुआं फैला के रखा होता है, क्योंकि अगर सारे लोग उसका थोबड़ा देखेंगे तो बोलेंगे कि अरे हमारा मास्टर किससे मार खा के आया है। जिसके बाद बाइचेन सारे लोगों से वहाँ पर कह रहा होता है क्या तुम्हें
तुम्हें पता है कि त्यानुन सीक्रेट रेल्म क्या होता है? जिस पर सभी डिसाइबल कहते हैं हाँ हमने इसके बारे में सुना है, वो बहुत ही ज्यादा खास जगह है, वहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट आते हैं, मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन लड़ते हैं ताकि उन्हें त्यानुन सीक्रेट रेल्म के अंदर जाने का मौका मिले, ताकि वहाँ जाने के बाद वो काफी सारी कीमती चीजों को वहाँ पर से हासिल कर सके। ये एक डिसाइबल के लिए बहुत ही ज्यादा खास मौका होता है अपनी कल्टीवेशन पावर को बढ़ाने का, इसलिए हर डिसाइबल का सपना होता है कि वो एक न एक बात तो त्यानुन सीक्रेट रेल्म के अंदर जा ही सके। तब बादशाह सारे लोगों से वहाँ पर कह रहा होता है मैंने सोचा था कि तुम लोगों को वहाँ पर भेजूं, लेकिन तुम लोग पहले अपने आप को देखो, तुम में से कितने लोगों ने तो अपने फाउंडेशन लेवल को भी अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं किया, तो कितनों ने अभी तक के प्रैक्टिस रूम के अंदर जाकर अपने दुश्मन को नहीं हराया है। तो आखिर मैं तुम लोगों को इतने खतरनाक कंपटीशन के अंदर कैसे भेज सकता हूँ? वो कंपटीशन इतना आसान नहीं होने वाला है। जो सुनकर सारे डिसाइपल बाजन से कह रहे होते हैं मास्टर आप हमें बस कुछ दिनों का टाइम दे दें, उसके अंदर हम अपनी कल्टीवेशन पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा लेंगे, उसके बाद आपको यकीन दिला देंगे कि हम इतने लायक हो चुके हैं कि हम उस कंपटीशन में जा सके। बस इसके लिए हमें कुछ दिनों का टाइम चाहिए, हम जितने पावरफुल है उसे 10 गुना ज्यादा पावरफुल होकर दिखाएंगे। ये सुनकर बादशाह उनसे कह रहा होता है जब तुम लोगों ने यहाँ पर मन बना ही लिया है तो ठीक है, मैं भी यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो उन्हें कल्टीवेशन करने के लिए कुछ कुछ चीजें दे देता है जिसे वो अपना ब्रेक थ्रू करने के टाइम मदद ले सकते हैं। साथ ही शियाओ वहाँ पर बादशाह से कह रही होती है कि आप मेरी मदद करेंगे ताकि मैं प्रैक्टिस रूम के अंदर जाकर अपने फादर को हरा सकूं। तब गलती से बादशाह जैसे उसे कल्टीवेशन करने वाली कुछ चीज देता है, इससे बदले उसके पास से उसका रुमाल ही वहाँ पर चला जाता है, जिसे शियाओ अपने पास रख लेती है किसी कल्टीवेशन करने वाली चीज को समझकर। इसलिए बादशाह अब सारे लोगों से कह रहा होता है जाओ जल्दी से अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट करो, मैं देखता हूँ कि तुम कितने टाइम पे अपना इंप्रूवमेंट करके दिखा सकते हो, मुझे जल्द से जल्द तुम लोगों का इंप्रूवमेंट चाहिए। इसलिए सारे के सारे डिसाइपल बादशाह से कहते हैं मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। जिसके बाद रात को शियाओ जो होती है बादशाह का रुमाल देख रही होती है जिसके ऊपर खून लगा हुआ था। ये देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान रहते हैं कि आखिर यहाँ पर इस रुमाल के अंदर खून कैसे आया, कहीं हमारे मास्टर को कोई चोट तो नहीं लगी या फिर उनकी तबीयत तो नहीं खराब है, ऐसा तो नहीं कि उनका आखिरी टाइम नजदीक आ रहा है तभी तो उनके मुंह से खून आ रहा हो, जो खून यहाँ पर इस रुमाल के अंदर लग गया है। इस चीज से सारे डिसाइपल काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और सभी लोग मन बना लेते कि हम तो अब यहाँ पर अपने मास्टर के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर यहाँ पर ये खून कैसे आया, हो सकता है हमसे बात करके उनका मन हल्का हो जाए। लेकिन तब वहाँ पर वान फू आता है जो सारे के सारे डिसाइपल को रोकते हुए कहता है रुक जाओ, यहाँ पर हेड मास्टर अपनी इंजरी तुम लोगों को नहीं दिखाना चाहते तो तुम जबरदस्ती उनके पास क्यों जा रहे हो, तुम लोग वैसे भी अभी बहुत ज्यादा कमजोर हो, एक पावरफुल इंसान अपनी इंजरी को कभी किसी कमजोर इंसान के सामने नहीं दिखाता, अगर तुम मास्टर के पास जाओगे तो इससे वो और ज्यादा परेशान हो जाएंगे, इसलिए तुम्हारा यहीं पे रुकना बेहतर है। तुम लोग खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बना लो कि तुम मास्टर के सामने खड़े हो सको, उसके बाद मास्टर खुद ही अपनी सारी की सारी परेशानियां तुम्हें बताएंगे ताकि तुम उन्हें सॉल्व भी कर सको। ये सुनकर तो सारे के सारे डिसाइपल की हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाती है, वो सभी लोग वहाँ पर ठान लेते हैं कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बना लेंगे कि हमारे मास्टर को हम पर गर्व होने लगेगा कि उनके डिसाइपल दुनिया के सबसे अच्छे डिसाइपल हैं, उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। हम यहाँ पर अपनी पावर को 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ा लेंगे, वो भी जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी। इस पर सारे लोग मान जाते हैं। जिसके बाद शिया अपने प्रैक्टिस रूम के अंदर आ जाती है जहाँ उसके सामने उसके फादर होते हैं, वो उससे कह रहे होते हैं किस कमजोर इंसान का रुमाल तुम यहाँ पर लेकर आई हो, जिसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे फाइट करने की कोशिश करोगी, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि ये रुमाल तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। फिर शियाओ कह रही होती है जबान संभाल के बात करो, तुम मेरे मास्टर के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हो। दूसरी तरफ हम बादशाह को देखते हैं जो अपने चेहरे की चोटों को देख रहा होता है, जिसे देखकर वो खुद में कहता है कि जब मैं अपने डिसाइपल के सामने धुएं के पीछे खड़ा था तो कहीं उन्होंने ये ना समझ लिया हो कि मैं वहाँ पर माल फूक कर खड़ा हूँ, ऐसा हुआ तो मेरी और ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन तब उसकी सिस्टम वहाँ पर उसे बताती है कि शियाओ ने प्रैक्टिस रूम के अंदर जाकर अपने फादर को वहाँ पर हरा दिया है। ये सुनकर तो बादशाह काफी ज्यादा खुशी आता है कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे डिसाइपल खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम सारे के सारे डिसाइपल को देखते हैं जिन्होंने उसे स्पेशल मुर्गे को मारकर पका दिया होता है। लोग मिल बांट कर उसे पकाते हुए कह रहे होते हैं हम इसे मास्टर के पास ले जाएंगे ताकि जब मास्टर अच्छे से अपना खाना पीना करेंगे तो उनकी पावर और ज्यादा बढ़ती जाएगी, उन्हें जितनी भी चोटें लगी वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। लेकिन उन बेवकूफों को नहीं पता होता कि उन्होंने एक स्पेशल मुर्गे को यहाँ पर मार डाला जो कि आगे चलकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनने वाला था। तब वो मास्टर जैसे ही उस मुर्गे का मीट खाने के लिए जैसे उसे मुंह में डालता है, उस मीट के अंदर से उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पेशल पिल दिखाई देती है, जिसे देखकर तो वो भी हैरान था कि अरे इस मुर्गे के अंदर से तो हीरा निकल कर बाहर आया। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।